हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आप सभी के एग्ज़ाम का डेट काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग उसी लेवल की तैयारी कराई जाए, उसी लेवल की आपकी प्रैक्टिस कराई जाए जो आपके एग्ज़ाम में रहता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज आपको पूरी एग्ज़ाम वाली फीलिंग आए। तो पेपर पेन लेके बैठिएगा। कितने मार्क्स आपके 80 मार्क्स में सही होते ये मुझे आप ईमानदारी से बताएंगे। मेरे आंसर करने से पहले आप अपना आंसर सेलेक्ट करेंगे, उसको नोट कर लेंगे, उसके बाद आप मेरे क्वेश्चन से, मेरे आंसर से मिलाइएगा। आपको ये अपने लिए करना है ईमानदारी से, ताकि आप जान सकें कि कितने मार्क्स आप 80 में ला सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता दूंगी कि लेवल आपका अच्छा रहेगा। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत टफ भी नहीं है पर बहुत इजी भी नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप 80 मार्क्स में 60 मार्क्स कवर कर रहे हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आप TRE 3 के एग्ज़ाम में 80 में 65 ज़रूर अटैम्प्ट कर लेंगे। क्योंकि मैं आपको गद्यांश यहाँ पे नहीं करा रही हूँ। ठीक है, गद्यांश हम नहीं कर रहे हैं, पैसेज जो होता है आपका, क्योंकि पैसेज तो हर कोई कर लेता है और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं खुद ही पढ़ूंगी, फिर मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, उसके बाद मैं आंसर, तो उससे आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। आप चाहे तो मैं आपको गद्यांश के कुछ PDF वगैरह शेयर कर दूंगी जहाँ पे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। PDF आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि टेलीग्राम में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पे हम लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं और काफ़ी डिस्कशन भी रहता है वहाँ पे। जो भी चीज़ें आपको स्टडी मटेरियल रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए होती मैं कोशिश करती हूँ आपको प्रोवाइड करने की। तो एक बहुत ही अच्छा माहौल है टेलीग्राम पे हमारा, और जो भी क्लासेस यहाँ पे होती है उसकी PDF आपको वहाँ पे शेयर की जाती है। तो अभी तक अब अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। अब हम इसको बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं। प्रैक्टिस सेट आपका रोज कराया जाएगा। इसमें आपको व्याकरण के क्वेश्चन और साहित्य के क्वेश्चन, दोनों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिस प्रकार से आपके एग्जाम में होता है। तो ये BPSC के 6 to 8 से लेके 6 to 12 तक 6 to 8 से लेके 11 to 12 तक सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और लेवल थोड़ा हाई भी बात बीच में रखा जाएगा, क्योंकि आपके 11-12 वाले जो बच्चे हैं वो भी उसको कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताना है कि कितने मार्क्स आपके बनने। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इक्वल पार्टिसिपेशन रखिएगा, एक्टिव रहिएगा तो बहुत मज़ा आएगा आपको निश्चित रूप से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बीच में स्किप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे क्वेश्चन देख के आप खुद भी अपने आप को वीडियो से बाहर कर नहीं पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। इससे आपका भी भला होगा और मेरा भी भला हो जाएगा। मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और मेहनत कर सकूं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए सेलेक्ट करके ला सकूं। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, तो देखिए स्टार्टिंग में ही हम आपको करवा करेला नहीं खिलाएंगे, तो कुछ मीठे मीठे क्वेश्चंस के साथ हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं और आपको जल्दी जल्दी से आंसर करना है। भारत की भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? बताइए। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शब्द, वर्ण, अर्थ, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जब सार्थक की बात की जा रही है, पहले आप अपना आंसर लगा लीजिए। मैं थोड़ा सा पॉज करती हूँ बीच में आपको एक मिनट के लिए, ताकि आप अपना आंसर कर पाए। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से आपका एक मॉक टेस्ट रहने वाला है। एग्जाम में आप कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं अब यहाँ से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, शब्द यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ण को जिन्होंने भी लगाया होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ण आपकी लघुत्तम इकाई तो है लेकिन ये सार्थक नहीं है। अगर हम सिर्फ क की बात करें तो क्या इससे कोई अर्थ आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर इसी में हम कमल को जोड़ दें तो इससे आपको एक सार्थक अर्थ मिल रहा है, एक फूल के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जो कि आपका राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, तो आप इसको और भी कई तरह से इसका आप अर्थ ग्रहण कर सकते हैं कमल से। तो ये एक
महत्व है शब्द को समझने का। चलिए हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा हैं, 80 क्वेश्चन है पूरे जितने आपके एग्जाम में होते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे। ठीक है, क और छ ध्वनि में किस प्रकार की ध्वनियां हैं ये बताना है आपको। क और छ अल्प प्राण है, महाप्राण है, अघोष है, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। बताएंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, और इस प्रकार का आपका लेवल अब तक तो इंक्रीज हो ही गया है। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका क और च जो है आपका अल्प प्राण भी है। देखिए, जब भी इस प्रकार के आप प्रश्न करें तो सबसे पहले आप इसका सूत्र लिख लीजिए, झटपट से लिख लीजिए। ठीक है, अल्प प्राण आपने देखा, ठीक है, अल्प प्राण आपने लिख लिया। अल्प प्राण में क्या होता है, 1, 3 और 5, पांचवा वर्ण होता है। झट से हमने लिख लिया, अब मैच कर लिया, ये तो मैच हो गया कि क और च दोनों ही आपके फर्स्ट नंबर पे आते हैं, तो ये अल्प प्राण तो है। अब हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में अघोष भी है, तो अघोष का क्या सूत्र होता है ये भी आप झट से लिख लेंगे। अघोष का सूत्र होता है, पहला और दूसरा वर्ण आपका अघोष होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आपका सघोष होता है। तो झट से आपको दिख गया कि यहाँ भी आपका पहला अक्षर, पहला जो वर्ण है वो आपका मैच कर रहा है। तो जब ये दोनों मैच कर रहा है तो आपका 2 ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसीलिए निम्न में से एक से अधिक यानी कि 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कोष्टक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब तक आपने आंसर दे दिया होगा, तो यहाँ पे जो आपका है वो उद्धरण चिन्ह हो जाएगा, जो आपका इस प्रकार से लगता है। ठीक है, जब आप किसी के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को जब आप लिखते हैं, आपको याद होगा जब भी आप किसी भी महान आदमी का, किसी का भी आप परिभाषा लिखते हैं या कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, तो आप उसको उद्धरण चिन्ह से ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी सब राह देख रहे हैं, ये जो आपका वाक्य है बताना है रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। अब आप शब्द देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, झट से आंसर लगाएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा निम्न में से कोई नहीं, क्योंकि प्रश्नवाचक तो आपका यहाँ पे है ही नहीं, तो ये तो इजिली एलिमिनेट हो गया। संबंध भी आपका नहीं है, आपकी का के की से संबंध व्यक्त होता है, तो आप जबरदस्ती इसको नहीं लगा सकते हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं, इसमें कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे संबंध सर्वनाम भी नहीं होगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे निज को लेकर के कि निज आपका आप शब्द में आता है, तो यहाँ पे आप जब वाक्य को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप मतलब स्वयं की बात की जा रही है, तो स्वयं की बात जो है ये निजवाचक में की जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपकी सब राह देख रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा, यहाँ पे आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर मध्यम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाना चाहिए, जहाँ पे आपकी सब राह देख रहे हैं। तो आप, तुम, ये सब आपका मध्यम वर्ग में आता है, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा समझा भी दे रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए दिमाग में। इंद्रिय का बताएंगे विशेषण शब्द क्या होगा। इंद्रिय, 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 एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो 5th ऑप्शन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंद्रिय जो है इसका विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। सभी स्वर दीर्घ हैं, बताइए। ई, ए, ऐ, ओ, औ, री, री, आ, ई, उ, अ, आ, उ, औ, ऐ। बताएंगे, बहुत ही तसल्ली से इसको देखिएगा, थोड़ा सा टाइम भी आपको दे रही हूँ ताकि आप इसका आंसर कर पाए। वैसे तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपका समय बहुत कम लगना चाहिए, क्योंकि अभी अगर इतना समय लगाइएगा तो लास्ट तक आप कहाँ कितना समय लगाइएगा फिर, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आपको दीर्घ की बात की जा रही है, आपको सभी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में व्यंजन में आपको वर्णमाला में मैंने पढ़ाई हुई है, तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा एक बार वर्णमाला।
देखिए आपकी दीर्घ की बात की जाए तो दीर्घ स्वर के अंदर आपका सजातीय और विजातीय आता है। अभी आगे वो क्वेश्चन है तो हम अभी आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो इतना बता दूं कि आपका दीर्घ में क्या क्या आता है। तो आ आता है, उसके बाद क्या आता है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये सारे आपके दीर्घ स्वर में आते हैं। इसके बाद ये भी थोड़ा सा आपका विभाजन हो जाता है इसमें सजातीय और विजातीय में। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। अब बताएंगे यहाँ पे संयुक्त स्वर क्या होता है। क्वेश्चन को देखते ही कॉन्सेप्ट की तरफ दिमाग आपका जाना चाहिए कि संयुक्त स्वर आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया, बताइए, आ, उ, ई, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं, कौन सा संयुक्त स्वर है यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं ये सभी आपके जो है सजातीय स्वर के अंदर आते हैं। सजातीय दीर्घ स्वर हैं सारे, और इसमें से कोई भी संयुक्त स्वर नहीं है, सभी सजातीय हैं। तो ये मैं सजातीय और विजातीय क्या बोल रही हूँ ये आपको एक बार छोटा सा समझा देती हूँ। वैसे आप इसका जाके डिटेल में आप इसका थ्योरी क्लास देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है वर्णमाला का, तो जाके वहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी। जितने भी व्याकरण के थ्योरी क्लास की लिंक है वो मैं आपको दे दूँगी, प्रैक्टिस क्लास की लिंक दे दूँगी। अलग अलग से मैंने टॉपिक के प्रैक्टिस भी आपको बहुत करवाए हुए हैं, तो आप अगर आपको ज़्यादा समय देके चीज़ों को जानना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो दीर्घ हमने आपको अभी बताया ना, दीर्घ हमने आपको अभी बताया। इसके अंदर दो पार्ट हो जाता है, एक हो जाता है सजातीय, एक हो जाता है विजातीय। सजातीय मतलब जिसमें एक ही कैटेगरी की जो है संयुक्त होता है, जैसे कि अ प्लस अ से मिल करके आपका आ बनता है। ठीक है, ऊ की बात करें तो ऊ प्लस ऊ से मिलके आपका बड़ी ऊ बन जाता है। ठीक इसी प्रकार ई और ई से मिलके आपका बड़ी ई बन जाता है। तो यहाँ पे एक ही फैमिली है, ऊ और ऊ ही मिला है, ई और ई ही मिला है बड़ी ई बनने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे एक ही जात की जो है मिली हुई है, जहाँ से आपका दीर्घ बन गया है। विजातीय में क्या होता है, जहाँ पे भिन्न भिन्न स्वर से मिल करके इसका व्यवहार होता है, वहाँ पे आपका संयुक्त हो जाता है। तो संयुक्त स्वर किस किस को मानते हैं हम, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये जो चार है ना आपके, ये आपके विजातीय स्वर है, संयुक्त स्वर है, याद रखिएगा। तो इसको कैसे हम तोड़ते हैं ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। ये क्वेश्चन में आपका डेफिनेटली बन सकता है कि ऐ को हम किस प्रकार से तोड़ते हैं। तो याद रखिए इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे बताने लगूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, और कैटेगराइज मैंने आपको कर दिया ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ और कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये आंसर आपका सही है या नहीं। ठीक है, चलिए, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। इसमें टहलना क्या है, क्रियार्थक संज्ञा है, क्रिया है, संज्ञा है, एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अब यहाँ पे देखिए टहलना जो है वो तो क्रिया है, लेकिन ये संज्ञा के रूप में आया है, और इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन एक हो जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा। क्रिया नहीं लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये संज्ञा के रूप में आया है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ आप सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब को जब आप सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपका क्या हो जाता है, वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे टहलना क्या है, आपका सब्जेक्ट है, आपका संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कहाँ से कहाँ आ गया। इस रेखांकित क्रिया में बताना है ये किस भेद के अंतर्गत आएगी। ये आ गया जहाँ पे रेखांकित है, रेखांकित आपको बढ़िया से विजिबल है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। देख लिया आपने कहाँ पे रेखांकित है, जो रेखांकित आपका शब्द है वो बताना है आपको किस क्रिया भेद के अंदर आएगा। सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, या निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो आया और गया, यहाँ पे दो जो है क्रिया का बात किया जा रहा है जो कि संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, 3, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आना और जाना, जैसे कहते हैं कि मैं
मैंने खाना खाया, बाजार गया। इस प्रकार से देखिए आया और गया, तो आना और जाना एक साथ आपका हो रहा है, तो संयुक्त क्रिया यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में आपसे अगर मैं पूछूं कि मैं नहाकर पूजा करती हूँ, तो यहाँ पे आपका जो है कौन सी क्रिया हो जाएगी, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दिमाग भी थोड़ा सा चलेगा कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ करके मैं कुछ करूँगी, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया आपकी होगी। चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति जो है ये क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, बताइए। स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, तो याद रखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंदर ये आ जाएगा। ठीक है, कितना तेज दौड़ती है, तो तेज गति से दौड़ती है, परिमाण के अंदर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, 10:05 पर गाड़ी छूटेगी, बताना है रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। तो ये तो आपका बहुत इजी सा है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इच्छा, योग्यता, राष्ट्र, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं, बताइएगा। तो याद रखिए यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्र। तो जब हम राष्ट्र की बात करें या किसी देश के नाम की बात करें, तो वो आपका पुल्लिंग शब्द होता है। इच्छा और योग्यता ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। मेरी इच्छा, मेरी योग्यता कहते हैं ना, मेरा योग्यता नहीं कहते, मेरी योग्यता कहते हैं। तो आप वाक्य में अगर प्रयोग कर लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब देखिए, जैसे भारत की बात करें तो हमारा भारत महान कहते हैं ना, हमारी भारत महान तो हम नहीं कहते हैं ना, तो आप इस प्रकार से भी इसको लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है, प्रजा का बहुवचन क्या होगा, बताएंगे। प्रजा का बहुवचन क्या होगा, प्रजातंत्र, प्रजा, प्रजागण, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और आपको इसके आंसर करने हैं, जल्दी जल्दी से बताएंगे, ईमानदारी से बताएंगे कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि एग्ज़ाम के डेट आने तक आप जो है अच्छा स्कोर करने लग जाए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार से मिलेंगे, कुछ और भी हार्ड भी मिलेंगे, कुछ और इजी भी मिलेंगे, हर प्रकार के प्रश्न हम करेंगे ताकि हमारा जो लेवल है वो एकदम टॉप लेवल का हो जाए। तो चलिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रजा। प्रजा का बहुवचन प्रजा ही होगा। ठीक है, क्योंकि प्रजा अपने आप में एक बहुवचन है। ठीक है, क्योंकि प्रजा में बहुत सारे लोगों की बात की जा रही, तो ये प्रजातंत्र, प्रजागण, प्रजाजन, इस प्रकार के शब्दों से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। प्रजा का मतलब प्रजा होता है, बहुवचन इसका यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है, तत्कालीन वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, हेतु मध्य वर्तमान, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। व्याकरण के क्वेश्चन आज मैंने थोड़े इजी रखे हैं, हालांकि इसी सब टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। मैं बहुत हाई लेवल करवा दूं तो वो भी नहीं पूछा जाता है। कुछ आपको मिलेंगे जैसे कि शब्द शक्ति से प्रश्न आपके थोड़े अच्छे लेवल के पूछे गए थे, काव्य गुण से क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के पूछे गए थे। तो मैं आपको बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से जिस प्रकार से प्रश्न बनाए गए थे वैसा ही मैंने आपको कोशिश किया है बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, 3rd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हेतु मध्य वर्तमान काल, ये जो है वर्तमान काल का भेद नहीं है। अब मैं बात करूँ तो काल के 3 भेद तो सभी को पता है ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कंठस्थ कर लो, ये सारे क्वेश्चन आपके बस यूं ही हवा में प्रश्न आ जाएंगे और आप एकदम से भूल जाओगे कि क्या हो गया, क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। भूतकाल की बात करें तो इसमें कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। भविष्य की बात करें
तो इसमें आपके 3 भेद होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो वर्तमान में हेतु हेतु मध्य वर्तमान नहीं आता है। कौन कौन सा आता है? सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, ये 5 आपके काल होते हैं जो वर्तमान के अंदर आते हैं। संभाव्य और संदिग्ध होता है। ठीक है, हेतु हेतु मध्य आपका भूतकाल और भविष्यकाल में होता है, तो ये याद रखिएगा। भूतकाल में 6 होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मध्य भूतकाल। और भविष्य में आपके 3 ही होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतु मध्य भविष्यकाल। ठीक है, तो पूरा काल ही मैंने आपको खत्म कर दिया। इसको ध्यान से बस याद रखना, इस प्रकार से प्रश्न आपके बन जाते हैं। आगे बढ़िए। आम खाया जाता है, निम्न में से वाच्य बताना है आपको। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए आम खाया जाता है, तो यहाँ पे कर्म है। कर्म क्या है आपको अगर इस प्रकार से पूछा जाए तो खाना, खाया जाता है, खाया जाना क्या है? क्रिया है। और आम क्या है? यहाँ पे कर्म है। तो यहाँ पे देखिए कर्ता की तो बात हो नहीं रही कि कौन खा रहा है आम को, तो कृतवाच्य तो होगा नहीं। ठीक है, कृतवाच्य में आपको तीनों में कुछ कुछ जो विशेषताएं हैं वो बता देती हूँ, जिससे आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से जो है यहाँ पे कर लेंगे। देखिए कृतवाच्य में क्या होता है? क्रिया, यहाँ पे कर्ता होना बहुत ज़रूरी है। आपका कर्ता होना चाहिए, प्लस इसमें आपका अकर्मक भी होता है। अकर्मक भी होता है और सकर्मक भी होता है। ठीक है, अगर मैं कृतवाच्य की बात करूं, कर्मवाच्य में आपका सिर्फ सकर्मक वाक्य होता है। और भाववाच्य की बात करूं तो इसमें आपका सिर्फ अकर्मक होता है। पहली बात तो ये हो गई। कर्म में आपका सकर्मक भी होता है, साथ में के द्वारा आपका ज़्यादातर प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे आपका के द्वारा प्रयोग नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से आपका कर्म से प्रभावित हो रहा है क्रिया। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कर्मवाच्य है ये, आम खाया जाता है। अब यहाँ पे अगर निषेधवाचक वाक्य लगा दिया जाए, अगर आपका नहीं शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो भाववाच्य के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है? भाववाच्य में आपका क्या होगा? या एक तो वो अकर्मक होगा, दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग होगा। जैसे कि मुझसे आम खाया नहीं जाता, तो क्या हो जाता? भाववाचक हो जाता। ठीक है, तो ये आप बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से आप इस प्रकार के प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है बताएंगे? दांत, आँख, कान, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 5। यहाँ पे कोई भी जो शब्द है वो ऐसा नहीं है कि तद्भव नहीं है। ठीक है, सारे ही शब्द तद्भव है। अगर मैं बात करूँ दांत की, तो दांत का तत्सम क्या होता है? दंत होता है। आँख का अक्षी, कान का क्या होता है? कर्ण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका तत्सम रूप है, ये आपका तद्भव रूप है। प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सा तद्भव नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो तद्भव नहीं है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन 5 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा बताएंगे? आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक का मतलब क्या है? विपरीत अर्थ, यानी कि विलोम शब्द। तो प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहें, क्योंकि विलोम शब्द और विपरीतार्थक शब्द दोनों एक ही है। और आवर्तक का बताना है तो सीधा सा आंसर है इसका अनावर्तक। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अल्पज्ञ और विवर्तक, ये दोनों का विपरीतार्थक शब्द आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये दोनों भी आपका इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या होता है? प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या होता है? उल्टी खोपड़ी, सहनशील, तत्पर बुद्धि, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तत्पर बुद्धि। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हिरण्य का पर्यायवाची क्या होगा? हिरण्य का पर्यायवाची बताना है।
कुरंग होगा, कंचन होगा, केसरी होगा, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। बताएंगे फटाफट से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो याद रखें यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कंचन। ये जो हिरण्य है ये आपका सोना का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिए सोना भी इसमें हो जाएगा, स्वर्ण भी हो जाएगा, ठीक, स्वर्ण हो जाएगा, और कंचन भी हो जाएगा, और हिरण्य भी हो जाएगा। ये सभी चीज़ें याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इस प्रकार से आपका शब्दावली में परिभाषिक रूप से प्रश्न बहुत ज़्यादा बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए थे। संधि में भी इनफैक्ट आपसे नियम से प्रश्न पूछे गए थे, ना कि शब्द से। तो क्वेश्चन के लेवल बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो अपनी माइंड सेट आप इसी प्रकार से करें, और वो मैं आपको करवा दूंगी इन जो भी दिन बचे हैं, इन 15 से 20 दिनों में। अगर हम इस प्रकार से कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि फिर कुछ ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें अगर, तो कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण का काम करता है पद जो है वो अव्ययी भाव होगा, बहुव्रीहि होगा, द्वंद्व होगा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अव्ययी भाव समास जो है क्रिया विशेषण का काम करता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा केंद्र में निम्न में से कौन सा समास होगा। परीक्षा केंद्र, अब ये आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के आपके भेद से आपके ऑप्शन बने हैं, अपादान तत्पुरुष होगा, संबंध तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा, निम्न में से एक से अधिक ऑप्शन सही है, या फिर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बताइए, फटाफट से आंसर करेंगे। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, परीक्षा के लिए केंद्र। तो यहाँ पे आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सद्भावना शब्द का समास, बताएंगे क्या हो जाएगा। सद्भावना, सद्भावना शब्द का समास क्या होगा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधार, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सद्भावना। मतलब भावना कैसी है, सच्ची भावना है, सद्भावना है। तो यहाँ पे क्या है, विशेषण और विशेष्य की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानना है। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। अब यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताएंगे। विधानवाचक वाक्य में देखिए आपका ये अर्थ के भेद के आधार पे है। आप सभी जानते होंगे वाक्य को दो रूप से हम देखते हैं, एक आपका होता है अर्थ के आधार पे, एक होता है रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पे आपका 8 भेद होता है वाक्य का, और रचना के आधार पे 3 भेद होता है। 3 भेद कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब यहाँ पे दिए गए वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो देखिए विधान, विधि का विधान वाला कोई वाक्य यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो ये तो होगा नहीं। सरल वाक्य भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके एक आश्रित और एक संपूर्ण पूछा वाक्य है, आपका प्रधान वाक्य है, तो आपका सरल वाक्य भी नहीं होगा। अब बताइए मिश्र वाक्य होगा क्या। मिश्र वाक्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एक आपका आश्रित उपवाक्य भी होता है, एक मुख्य उपवाक्य होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखिए जो है ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, 5th ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं संयुक्त की बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपका और लगा हुआ होता है, और, तथा, इसलिए, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, याद रख लीजिए, संयुक्त वाक्य आपका यहाँ पे होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निबंध मैं लिखा हूँ, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य में चयन करना है। तो ये सारे ही टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने वैसे वैसे टॉपिक्स को लिए हैं, और आगे आपको सारे ही टॉपिक के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, और कोशिश करूंगी कि साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे क्लियर होता जाए। तो बस आपको कंटिन्यू रहना है, रेगुलर देखिएगा, प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी है, प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करना है, बार बार रिवीजन करना है, और हिंदी आपका बहुत अच्छा जाने वाला है।
इन 15 से 20 दिनों में आपका हिंदी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अब देख लेते हैं, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यह निबंध मैं लिखा हूँ, मैं यह निबंध लिखा हूँ, यह निबंध मैंने लिखा है, निम्नलिखित में से एक से अधिक सही है, या निम्न में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह निबंध मैंने लिखा है। ठीक है, सुन के ही समझ में आ जाता है वाक्य वाले प्रश्न में कि कौन सा सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, आलंबन या उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उसे क्या संज्ञा दी जाती है? बताएंगे अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। एक बार और पढ़िए क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़िए, खुद से पढ़िए। तो आप एक शब्द से आप इसका आंसर झट से लगा सकते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे बता रखा है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है रस में। ठीक है, तो पूरा रस आप मेरे जाके देख लीजिए, वीडियो में रस आपको दिख जाएगा। ठीक है, और पूरे रस की आपको थ्योरी क्लास देख लेनी चाहिए और वहाँ से आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो देखिए, एक जो वर्ड है यहाँ पे चेष्टा, तो चेष्टाएं किसमें होती है? सीधा सीधा देखते ही आंसर आपका होना चाहिए, देखते ही आपका इसमें आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए। अनुभाव में क्या होती है? चेष्टाएं करते हैं आप। ठीक है, मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं आपके विभाव में, लेकिन जब उसके द्वारा आप चेष्टाएं उत्पन्न करते हैं तो वो क्या होता है? आपका अनुभाव के अंदर चला जाता है। और हमने चारों अवयव को समझा है, क्या होता है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है, तो ये चारों आपको डिटेल से पढ़ने हैं। रस से प्रश्न आपका बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है और मैंने भी कोशिश की है कि क्वेश्चंस आपके थोड़े अच्छे हों। निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? बताइए। विभत्स का विरोधी पूछा जा रहा है, यहाँ पे अस्थायी भाव नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से आंसर करेंगे। भयानक, श्रृंगार, वीर, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो विभत्स का विरोधी रस कौन सा है? बताएंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका श्रृंगार। ठीक है, तो श्रृंगार आपका A2 ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। और विभत्स का आपको पता ही है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा, है ना। चलिए, दोहा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रश्न को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को गलत कर देंगे। थोड़ा सा उलझाने वाला क्वेश्चन है, मगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल सटीक आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा। हमने पढ़ा है दोहा छंद, है ना। दोहा में हमने क्या पढ़ा है कि 13, आपने लगा लिया ना आंसर? चलो, आपने लगा लिया होगा अभी तक। तो 13 और 11 मात्राओं का जो होता है इसमें काम होता है सारा। ठीक है, 13 और 11 पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में, पंक्ति मतलब ये पूरा, तो ये पूरा इसको जोड़ लीजिए, कितना होता है? 24 होता है। तो राइट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन निम्न में से एक से अधिक लगाया होगा 13 और 11 देख के, तो उसका जो पत्ता है वो कट गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर पे। तो श्लेष अलंकार में श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार के अंदर आता है, शब्दालंकार के अंदर आता है, उभयालंकार के अंदर आता है। निम्न में से एक से अधिक ऑप्शन सही है, यहाँ पे निम्न में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे ये दो तो बिल्कुल नहीं होगा। श्लेष अलंकार में कौन सा अलंकार? तो एलिमिनेट करते हुए चलना है आपको, जिसमें आप कन्फर्म है उसको एलिमिनेट कर लीजिए, बड़ी आसानी से आप आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं कि श्लेष में क्या होता है, यहाँ पे अनेकार्थक, एकार्थक शब्द की बात की जाती है। ठीक है, एक शब्द में और भी सारे अर्थ जो है चिपके हुए होते हैं, शब्द चिपके हुए होते हैं। तो श्लेष वाक्य आपका शब्दालंकार के अंदर आता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? पूरा अलंकार आपको मैंने कराया हुआ है बहुत अच्छे से। अगेन मैं बोलूँगी आपको कि देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राजा होता है वो है आपका थ्योरी। अगर आपको थ्योरी पता है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब देखिए, जहाँ बात किया जा रहा है, अब तक आपने आंसर लगा दिया होगा, रूपक, अपनिहुंती,
प्रतीप या फिर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये है आपके ऑप्शंस। अब देखिए, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि सीता का मुख चांद के समान है, ये नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि चांद का मुख सीता के समान है। जहाँ पे जो उपमेय है उसी को बड़ा बताया गया है, उपमान को छोटा बताया गया है। तो यहाँ पे ये कहाँ होता है? प्रतीप में होता है। और 29 में आपका राइट ऑप्शन। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, मुझे ही समझने में गलती हो गई। हाँ, अभी आप इसको एक बार फिर से पढ़िए। जहाँ उपमेय में उपमान का, देखिए वो भी क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, थोड़ा सा एकदम मिलता जुलता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। वही कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद ही मिट जाता है, गलती हो गई तो आप अब इसको करेक्ट कर लेंगे। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, बता तो मैं सही ही रही थी आपको, पर क्वेश्चन मैंने गलत अंडरस्टैंड कर लिया। तो भेद का आरोप ही मिट जाता है जहाँ पे उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, भेद रहित मतलब भेद ही नहीं रह गया है कुछ। मतलब मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब चंद्र खिलौना, चांद को खिलौना कृष्ण जी ने मान लिया है, वो खिलौना मुझे दे दो ला करके, वो चांद ही उनको चाहिए खिलौने के रूप में, है ना। तो जहाँ पे कोई आरोप ही नहीं रह जाता है, वो कहाँ जाता है? रूपक के अंदर जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, बताएंगे इसमें अलंकार क्या हो जाएगा? इस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, यही वो क्वेश्चन है जहाँ से मैं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो गई थी। अब यहाँ पे देखिए, प्रकृति से अधिकांशतः प्रकृति से ही तुलना की जाती है मानव की, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? मानव से प्रकृति, मानव से तुलना किया जा रहा है प्रकृति का, कि देवदार जो खड़े हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे लंबे लंबे तपस्वी खड़े हों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। जहाँ उल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा? प्रतीप हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, कहावत का आशय बताएंगे। अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, चलिए। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होती है? बताएंगे। अविधा, लक्षणा, व्यंजना, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। तो बिल्कुल इस प्रकार के जो टॉपिक आपके अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप पहले उसके थ्योरी को क्लियर कीजिए। अभी भी आपके पास बहुत समय है, आप चाहें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अविधा में तो नहीं जाएगा क्योंकि अविधा में तो आपका मुख्यार्थ होता है, लक्षणा में आपका लक्षणार्थ होता है, तो व्यंजना में आपका क्या होता है? व्यंग्यार्थ होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। को घटी ए विश्व भानुजा है वे हलदर के वीर, कौन सी व्यंजना है इसमें? तो जब मैंने आपको शब्द शक्ति पढ़ाया है तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था, और ये वाला आपका उसमें मैंने डाला भी हुआ है, क्वेश्चन में भी मैंने ये वाला आपको करवा रखा है। तो आपने किया होगा तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो वे घटी ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको मैंने बताया था व्यंजना आपका दो पार्ट में आ जाता है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना में क्या होता है? जहाँ पे आपका श्लेष अलंकार का प्रयोग हो, जहाँ पे आपका अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हो, और आर्थी व्यंजना में आपका अर्थ निहित होता है, यानी कि यहाँ पे आपका एकार्थक शब्द होना चाहिए, एक अर्थों में बातें होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो पंक्ति है ये आपका श्लेष अलंकार के अंदर आ जाती है। यहाँ पे वृष भानुजा का दो अर्थ आपका देखने को मिलता है, हलधर का दो अर्थ देखने को मिलता है, और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शाब्दी व्यंजना। क्लियर है?
सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट की पूरी लिंक दे दूंगी आपको, जो थ्योरी क्लासेस की लिंक है, तो वहाँ से आप जो चाहे वो वाली थ्योरी देख सकते हैं जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। और जो आपको चाहिए वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस पर थ्योरी चाहिए जो हमने नहीं कराया हुआ है। ऑलरेडी बहुत सारा है, क्योंकि जो इजी है वो हमने नहीं भी कराया है, बहुत सारे ऐसे हैं, तो वो मुझे आप बता दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 2 बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया, वाक्य में शब्द शक्ति आपको बताना है। इस प्रकार का प्रश्न आपका पूछा गया था। ऑप्शन आपका इसी प्रकार से दिया गया था, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, उपादान लक्षणा। याद आ रहा है आपको? 6 to 8 में ये क्वेश्चन आपका आया था इसी प्रकार से, बस क्वेश्चन अलग है लेकिन इसी प्रकार से आया था। तो सारी बातें मैंने आपको बहुत डिटेल में लक्षणा की पढ़ा रखी हैं, उसको जाके देख लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उपादान लक्षणा। उपादान में क्या होता है आपका, जहाँ पे आपका मुख्य अर्थ भी छुपा होता है उसी के अंदर। जैसे कि 2 बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी और चीज़ पर व्यंग हो रहा है। 2 बंदूकों ने तो लूटा, लेकिन साथ में 2 बंदूकधारी भी होंगे, तो यहाँ पे बंदूकधारी और बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया, इसको गलत नहीं माना है इन्होंने, है ना। तो उपादान में क्या होता है, जहाँ पे दोनों ही बातों को मान लिया जाता है, जहाँ पे मुख्यार्थ और लक्षणार्थ को मान लिया जाता है, तो उपादान लक्षणा के अंदर आता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको जब आप थ्योरी में देखेंगे तब आप बेहतर समझ पाइएगा। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे अभी बहुत सारे हैं, अभी साहित्य तो हमारा स्टार्ट भी नहीं हुआ है। चलो अब यहाँ बताइए, काव्य में वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह कौन सा काव्य गुण कहलाता है? बड़ा ही आसान है। तो ओज से भर जाते हो, वीर रस से भर जाते हो, तो कहाँ हो जाएगा? ये ओज गुण के अंदर जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें इस प्रकार के प्रश्न को कैसे आप और ध्यान में रख सकते हैं? बहुत आसान होता है। ओज गुण की बात करूं तो यहाँ पे बहुत तेज लिखा है ना, चित्त में तेज और स्फूर्ति का विकास होगा। जैसे आपको अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो एकदम से अचानक से आप कुछ मोटिवेशन वाला सॉन्ग सुनते हो, कर हर मैदान फतेह, सुना है ना। तो इस प्रकार के गाने सुनते हो तो आपके अंदर क्या होता है, तेज एक स्फूर्ति का विकास होता है, संचार होता है। तो आप फिर क्या करते हो, नहीं आज तो मैं पूरा सिलेबस एक ही दिन में ख़त्म कर दूंगी, है ना। तो इस प्रकार की जो भावनाएं आपके अंदर उमड़ती है वो किस वजह से, तो ओज गुण होता है। समझ में आ गया। माधुर्य में आपका श्रृंगार रस प्रधान होता है, जहाँ पे आपको बड़ा ही अच्छा सुंदर सा कुछ आपको मनोरम सा फीलिंग आए, अंदर से शांत वाली फीलिंग आए, तो आपका वो माधुर्य गुण के अंदर चला जाएगा। प्रसाद गुण में आपको जैसा आपने पढ़ा है वैसा ही आपको, जैसे बच्चों की कविताएं होते हैं, प्रसाद गुण का मतलब है कुछ तोड़ मरोड़ के नहीं बोलेगा, बिल्कुल सीधा सपाट, जैसे नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। समझ में आ गया ना इसका मतलब क्या होता है? तो ये क्या हो गया, प्रसाद गुण के अंदर चला गया, जहाँ पे जिस तरह की बातें बोली जा रही है उस प्रकार से उसको रखा जाता है, और आसानी से आप उसके सब शब्दावली को समझ सकते हैं, उसके अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं। समझ में आ गया ना पूरा काव्य गुण? बताओ, 5 मिनट में खत्म हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, जो काव्य में अंगीभूत होगा, यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ठीक है। जो काव्य के अंगीभूत अर्थात रस का अवलंबन करते हैं वो कौन से गुण वे गुण कहलाते हैं? यह कथन किस आचार्य का है, ये बताना है। जो काव्य के अंगीभूत अर्थात रस का अवलंबन करते हैं वे गुण कहलाते हैं, वे काव्य गुण कहलाते हैं। बड़ा ही गड़बड़ है, वे काव्य गुण कहलाते हैं, यहाँ पे काव्य भी होगा। तो ये जो परिभाषा है, ये जो कथन है, बताना है ये किसका है। वामन, दंडी, आनंदवर्धन, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताएंगे? यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आनंदवर्धन। ठीक है, तो परिभाषा से भी प्रश्न पूछ सकता है, ये सारी मैं आपको करवाई हूँ, तो बस जाके आपको रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, सारे पीडीएफ मिल जाते हैं आपको, उसको आराम से रिवीजन करते जाइए।
काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटना है। तो काव्य गुण के संबंध में क्या बातें सही नहीं है, तो देख लेते हैं। गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य है और अलंकार शोभा मात्र है। गुण रस के उत्कर्ष और काव्य शोभा के कारक तत्व है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है। निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। बताइए क्या इसमें दो कथन गलत है, एक कथन गलत है या कोई गलत नहीं है? बताइए, पढ़ लीजिए आप तसल्ली से। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। काव्य शास्त्र के अंदर ही तो हम काव्य गुणों को पढ़ते, तो काव्य गुणों का विवेचन इसमें किया गया है, पर यहाँ बोला जा रहा नहीं किया गया है, यही गलत है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ तथा री के आगे कोई भिन्न स्वर आता है या क्रमशः य, व और र में परिवर्तित हो जाता है, तो वहाँ पे कौन सा परिवर्तन संधि का नियम लागू होता है? बताएंगे। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। सारे संधि को मैंने आपको बड़ा अच्छे से बताया हुआ है, बार बार रिपीट किया है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है आपको, इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रखना। इसके आगे भिन्न स्वर या दीर्घ स्वर कुछ याद नहीं रखना है, बहुत सिंपल सा मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें य व र, ये किसके अंदर आता है? यन के अंदर आता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यन के अंदर ये आता है। ठीक है, जैसे प्रत्येक में भी य के आगे आपका आधा वर्ण है, ज़्यादातर आपको दिखेगा य के अंदर व के आगे आपका आधा वर्ण होता है कोई भी, तो समझ आना यन हो जाएगा वो ज़्यादातर मामलों में। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, तो नियम को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन आपका बन रहा है इस प्रकार से। ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं लेके आई हूँ, सारे क्वेश्चन बने हैं ऑलरेडी आपके इस प्रकार से। निष्ठुर में कौन सी संधि होगी? बताएंगे। निष्ठुर में कौन सी संधि होगी? यन संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, इनमें में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। खाली क्या हो गया? ये गलती से हो गया होगा। चलिए बताएंगे यहाँ पे निष्ठुर में कौन सी संधि होगी। राइट ऑप्शन यहाँ पे सारे ही गलत हैं। मिली निरा हमें तो कौन सा चाहिए हमें? तो यहाँ पे आपका फिफ्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ना तो ये यन है, यन नहीं है। देखो य व और री के आगे आपका कोई आधा वर्ण है, ये तो ठ है, बिल्कुल नहीं, यन नहीं हो सकता। व्यंजन नहीं हो सकता, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? विधेय धन सॉरी, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका निह प्लस ठुर से बनेगा निष्ठुर। और अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? विसर्ग होना चाहिए था, ये विसर्ग संधि के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिफ्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विधायक शब्द में कौन सी संधि है? विधायक शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। अब इसको तोड़ के देख लीजिए, विधायक को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? आपको पता है कि विकार कहाँ पे आ रहा है? विधा धन यक से। देखिए विधा ऐसे या ऐसे बोलने के लिए बोल रही हूँ, ये इसका नहीं होता है। विधा धन यक से आप ऐसी नॉर्मली सोच सकते कि यहीं पे कुछ टूटा होगा, है ना, परिवर्तन यहीं पे हुआ होगा। तो विधेय धन यक से, विधेय धन अक से आपका बनता है विधायक, और ये अय आय अव आव ये आपका कहाँ बनता है? अयादि संधि में बनता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नियम भी साथ साथ बता रही हूँ ताकि याद रहे। अब देखो 40 क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया है व्याकरण का, और इतने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो 40 से ज़्यादा ही पूछे जा सकते हैं, कम नहीं। तो मैं आपको धीरे धीरे सारे टॉपिक करवाऊंगी इसी तरह। 40 क्वेश्चन व्याकरण, 40 क्वेश्चन साहित्य के, क्योंकि साहित्य भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 to 10, 11 to 12 में भी आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके जो राइट ऑप्शन है उसको हम देखते हुए चलेंगे। क्रम से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, और पहला ही क्वेश्चन आपका क्रम का आ गया। बताओ यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, इसके रचनाकार कौन है? ये मैं नहीं बताऊंगी, बहुत ही इजी है, और ये मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जय भारत, साकेत, भारत भारती और यशोधरा जो है किसकी रचना है?
ठीक है। अब यहाँ मैं बात करूँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। कैसे, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 1912 में तो आपका भारत भारती हुआ, साकेत आपका कब होता है 1931 में, यशोधरा आपका कब होता है 1932 में, और सबसे लास्ट में जाके आपका जय भारत, जय भारत आपका 1952 में होता है। तो ये सारा आपको इस प्रकार से याद रखना है और बिना इसको याद किए आंसर आप नहीं बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक ने, ओहो जाओ भैया आपका काम हो गया। चलिए, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया था, बताएंगे। उजड़ ग्राम, जासूस, ऋतु संहार, निम्न में से एक से अधिक, या निम्न में से कोई नहीं। बहुत बार करवाया है ये क्वेश्चन आपको मैंने, बताइए। राइट ऑप्शन हो जाएगा उजड़ ग्राम। अब यहाँ तक कोई नियम कुछ भी नहीं है, बस आपको फैक्ट है, पता है तो लगाओ, नहीं पता है तो आगे बढ़ो। ये वाली सीन है तो हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को कर लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। अरे यहाँ तो क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा चलिए आगे बताइए। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसके रचनाकार हो जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चाहे तो इन सभी के आप ग्रंथ के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बहुत आसानी से आपको याद रहेगा, बता रही हूँ। याद करवाया था बहुत अच्छे से, नलिन विलोचन शर्मा, इनके नाम से ही आपको याद करवाया हुआ था मैंने ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखा और एक ग्रंथ है आपका हिंदी साहित्य का आदिकाल, और ये आपका जो है रचना कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1952 में। बाकी के 2 रचना और उसके डेट को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तीनों आपको पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है। पहेलियाँ और मुकरियाँ, खालिक बड़ी, 2 सुकने, निम्न में से एक से अधिक, या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। ये सभी को आ रहा होगा क्योंकि ये तीनों ही रचना इन्हीं की है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा में ही छट कर निकला है। तो ये जो कथन है ये किसका, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है। पिछली बार भी आपका संत परंपरा से ही प्रश्न बना है, सेम थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, सेम इसी प्रकार का प्रश्न बना है, और इस बार हो सकता है इस प्रकार से भी प्रश्न आपका देखने को मिले, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ यहाँ पे। बताइए, आज ये पहला ही दिन है पर बहुत मजा आएगा आपको, आगे आगे भी देखते चलिएगा। राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, बताइए। सिद्ध साहित्य से किसका संबंध नहीं है ये आपको बताना है। सरहपा, कुकरीपा, गोपीचंद, निम्न में से एक से अधिक, या निम्न में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं लास्ट में पा लगा होता है, सबरपा, लुईपा, डोम्भीपा, सरहपा, कुकरीपा, ये सारे नाम आपके सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। गोपीचंद्र इसके अंदर नहीं आएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपका, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो इससे आपका ना कालक्रम से भी पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, पिछली बार भी पूछा गया है, तो कौन किसके बाद है किसके बाद नहीं है, इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले तो यहाँ से ये भी प्रश्न बना है कि प्रथम कीर्तनकार कौन है, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, कुंभन दास। तो 47 में आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देती हूँ जल्दी से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो सबसे पहले आते हैं कुंभन दास, ठीक है, कुंभन दास, इसका डेट भी आप लिखते चलिए, याद रह जाता है, 1468, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके सूरदास, कौन आते हैं, सूरदास, इनका डेट तो आपको पता ही होगा, 1478। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है आपको, सूरदास। इसके बाद आते हैं परमानंद दास, परमानंद दास, तो ये आपका हो जाएगा 1496, 93 हो जाएगा, 1493। और नेक्स्ट उसके बाद है आपका
कृष्णदास, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। कृष्णदास का हो जाएगा 1496। ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से ये आपके हैं चार शिष्य आपके वल्लभाचार्य के हैं, 4 शिष्य विठलनाथ के हैं। तो ये 4 जो हैं आपके ये वल्लभाचार्य से हैं। तो ये प्रश्न आपका कितने भी तरह से घुमा के पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा अष्टछाप के कवि है, कौन नहीं है, ये पूछ लेगा। या पूछेगा आपसे वल्लभाचार्य के इनमें से कौन से कवि हैं। तो याद रखिए ये 4 आपके जो होते हैं ये क्रम से आपको याद रखना है। इसके बाद जो 4 होते हैं वो विठलनाथ के हैं। कौन से? गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ठीक है। गोविंद स्वामी इनका समय क्या था? 1500 से स्टार्ट होता है फिर। ठीक है। 1505 गोविंद स्वामी, चित स्वामी इसका क्या हो जाएगा? 1515। इसके बाद आ जाएंगे आपके चतुर्भुज दास। और ये आपको याद कैसे रहेगा? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है कि याद मैम कैसे रहे इतना सारा। तो जब मैंने इसको याद किया था तो आप यकीन नहीं करेंगे, इसको मैंने 20 बार लिखा था। ठीक है। 10 बार में मुझे ये पूरे अच्छे से याद हो गया था, लेकिन 10 बार मैंने ज़बरदस्ती लिखा था। इसके बाद तो ये मुझे कंठस्थ हो गया और अब इसको मैं भूलती नहीं हूँ। तो इसलिए आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको याद करना पड़ेगा। लास्ट है नंददास, और नंददास से प्रश्न आपका बहुत बनता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो नंददास में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। याद रखिए नंददास हो जाएंगे और इसका समय जो है 1533 है। ठीक है। तो ये आपके क्रम से जो है आपके विठलनाथ के शिष्य हैं। तो दोनों ही याद रखिएगा। टोटल 8 जो होते हैं अष्टछाप के अंदर कवि माने जाते हैं। पूरा आपको डिटेल में बता दिया। और इसका आपका राइट ऑप्शन कुंभन दास है। ठीक है। स्टार्टिंग सबसे ऊपर तो वही थे ना, उसके बाद सूरदास। तो याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, टॉल्स्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? बताएंगे। लीलाधर जगुड़ी, केदारनाथ सिंह, महात्मा गांधी। निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। टॉल्स्टॉय और साइकिल बताइए। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि बहुत टाइम भी हो रहा है, लेकिन बिना इसको ख़त्म किए आपको जाना नहीं है। पूरा आपको 80 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। और अब हम थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं इसको। केदारनाथ सिंह की ये रचना है। ठीक है। टॉल्स्टॉय और साइकिल, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते। तीसरा सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है? कुंवर नारायण, प्रभाकर माचवे, नेमी चंद जैन। इनमें में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। बताएंगे। तीसरा सप्तक आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने, चारों सप्तक आपको याद करना है अच्छे से। बिल्कुल लिख लिख के याद कीजिए, वो आपको अच्छे से याद रहेगा और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है। और ऐसे आप तुक्का या फिर ट्रिक के ऊपर चलेंगे तो ज़्यादा दिन तक आपको याद नहीं रहेगा। ट्रिक अगर भूल गए तो सब खत्म। इसीलिए आपको याद करना है लिख लिख के, जो बचपन में किया करते थे, और वही आपका सही तरीका भी है। तो तीसरा सप्तक यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ पे प्रभाकर माचवे और नेमी चंद्र जैन। प्रभाकर माचवे नहीं होगा यहाँ पे। याद रखिए आपका जो है प्रभाकर माचवे और नेमी चंद्र जैन जो है आपका तीसरे सप्तक के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रभाकर माचवे नहीं होगा। देखो यहाँ पे तीसरा पूछा जा रहा है ना, तो तीसरा सप्तक के अंदर, तीसरा शतक के अंदर कुंवर नारायण आते हैं और नेमी चंद्र जैन, ये दोनों आते हैं, इसलिए आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कवियों को राहु का अन्वेषी कहा गया? इस प्रकार का क्वेश्चन आपका टीआरई 3 में भी पूछा गया था। तार सप्तक के कवियों को, प्रथम तार सप्तक के कवियों को, दूसरे तार सप्तक के कवियों को, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो याद रखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तार सप्तक के कवियों को कहा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि मैम ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में क्या अंतर है, जो आपने 2 को नहीं लगाया, दोनों लगा देते तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता। क्योंकि प्रथम तार सप्तक जैसा कुछ नाम नहीं दिया गया है, तार सप्तक ही कहते हैं। प्रथम तार सप्तक को सिर्फ हम तार सप्तक कहते हैं।
प्रथम तार सप्तक नहीं कहते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही दूसरे तार सप्तक को हम दूसरा सप्तक कहते हैं, तीसरा सप्तक कहते हैं, चौथा सप्तक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? सन 1929, 1936, 1943, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1936। 1936 में ये प्रगतिशील लेखक संघ का जो अधिवेशन हुआ था, ये सबसे पहला अधिवेशन आपका कहाँ हुआ था? याद रखिए, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने। ठीक है, प्रेमचंद ने इसकी अध्यक्षता की थी 1936 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही क्रम बताना है, क्या होगा? रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, उर्वशी। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिए, सबसे पहले आता है आपका रसवंती, फिर कुरुक्षेत्र, उसका बाद रश्मिरथी, फिर उर्वशी। रसवंती की बात करें तो ये 1940 में, इसका रचना वर्ष अगर पूछा जाए तो 1940 हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का 1946। ये सारे टॉप वाले हैं जो आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। रश्मिरथी 1952 और उर्वशी हो जाएगा आपका 1961। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधैर्य का कवि जो है दिनकर को कहा जाता है, और ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो इसमें जो है बताना है ये किसकी पंक्ति है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, श्याम नारायण पांडे की, जयशंकर प्रसाद की, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। फटाक से आंसर देंगे, जल्दी जल्दी। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ये जो है रचना है प्रिय प्रवास, हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है ये। ठीक है, और प्रिय प्रवास में ही इन्होंने ये पंक्ति कही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। बहुत प्रसिद्ध ये पंक्ति है और काफ़ी बार पूछी जाती है, मैंने बहुत बार करवाया है। तो इस पंक्ति का बताएंगे कौन से कवि से ये आपकी रचना है? रसलीन, रत्नाकर, पद्माकर, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्माकर। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस रचनाकार ने, किस इतिहासकार ने कहा है? अलंकृत काल बताएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिश्र बंधु। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, और इनका भी बहुत पूछा जाता है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो इन्होंने क्या कहा था? श्रृंगार काल। ठीक है, श्रृंगार काल इन्होंने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल को तो सभी जानते हैं, रीतिकाल भी इन्होंने कहा और उत्तर मध्य काल भी इन्होंने कहा। दोहरी नामकरण की पद्धति इन्होंने अपनाई थी, सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? बताएंगे। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, निम्न में से एक से अधिक, निम्न में से कोई नहीं। सॉरी, चिल्ला चिल्ला के मेरा गला पूरा बैठ गया है और पता नहीं कितने दिन तक ये बैठा रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा निम्न में से कोई नहीं। यहाँ पे तीनों ही रचनाएं भिखारी दास की हैं। ठीक है, तो इस तरह के शॉक्स मिलते रहेंगे आपको, चिंता मत कीजिएगा। बस सभी का आंसर आप अब फिफ्थ ही मत लगाने लगिएगा। ठीक है, तो रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, याद रखिए ये तीनों रचना किसकी है? भिखारी दास की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेम वाटिका किस काव्य कृति है? किसकी काव्य कृति है? रसखान की, सूरदास की, भारतेंदु की, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। याद रखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसखान की। पिछले कुछ दिनों में आपको बहुत सारे मैंने जो है संप्रदाय से क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत ज़्यादा, तो सभी आपको एकदम रट गए होंगे। उम्मीद है आपने पूरा देखा होगा। तो रोज़ आप बने रहते हैं तो आपका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो गौड़ीय संप्रदाय बताना है यहाँ पे, इसके प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य के संपर्तक किसके प्रवर्तक हैं? मध्वाचार्य किसके प्रवर्तक हैं? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कार्यक्रम वाले वर्ग को चिन्हित करना है। कार्यक्रम नहीं होगा, कालक्रम होगा। सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है,
कालक्रम होगा? कबीर, सूरदास, तुलसीदास, जायसी, बताइए कौन सा सही होगा? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आते हैं कबीर, तो इनका आपने बहुत बार मैंने आपको बताया है कबीर का 1398। उसके बाद सूरदास पूरे आपके बहुत टाइम के बाद आपके आते हैं 1478 में। इसके बाद आते हैं जायसी 1492 में, और उसके बाद आते हैं तुलसीदास 1532 में। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? शुक्ल की, हरिहर प्रसाद द्विवेदी की, बाल कृष्ण भट्ट की, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बताएंगे फटाफट से। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तो ध्यान रखें, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीति काल की किस विद्वान ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, निम्न में से एक से अधिक, निम्न में से कोई नहीं? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निम्न में से एक से अधिक, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है, रामकुमार वर्मा ने भी रीतिकाल ही माना है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो दोनों सही थे, 1 और 2। ठीक है, चलिए। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदि काल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? आधार काल बताएंगे। राम शंकर रसाल, शुक्ल रसाल ने, मोहन अवस्थी ने, सुमन राजे ने, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं? तो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही जब करवाया था बहुत अच्छे से बताया था कि यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि मोहन अवस्थी और सुमन राजे इन दोनों ने ही जो है आधार काल नाम दिया है। ठीक है, आदिकाल को। आगे बढ़ते हैं। राउरवेल के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है। इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि माने जाते हैं। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन किया जाता है। एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? तो ध्यान रखें, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। राउल नामक नायक नहीं है, बल्कि राउल नामक नायिका का वर्णन किया गया है, और इसमें 7 नायकों के नखशिख का वर्णन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। और ये एक शिलांकित कृति है, ये भी याद रखेंगे, राउरवेल। और किसकी रचना है? रोड़ा कवि की रचना है। सभी बातों को ध्यान रखेंगे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो प्रथम कवि ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा, उनके अनुसार राजा मुंज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पागल कुत्तों का मसीहा, काठ की घंटियां, एक शहर की मौत, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक शहर की मौत। एक शहर की मौत किसकी रचना है? अमृता प्रीतम की रचना है। किसकी रचना है? अमृता प्रीतम की रचना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक शहर की मौत काफ़ी पूछा जाता है। सर्जना के क्षण, बताइए सर्जना के क्षण किसकी कविता है? सर्जना के क्षण, अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा, मुक्तिबोध, एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अज्ञेय की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आपको ईमानदारी रखना है अपने अंदर, अपने से आंसर देंगे और मिलाएंगे, बिल्कुल चीटिंग नहीं करेंगे। चलिए, बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? नागार्जुन की, प्रेमचंद की, मुक्तिबोध की, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं? बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाघ नामक जो कविता है यहाँ पे इनमें से किसी की नहीं है, तो निम्न में से कोई नहीं यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि ये रचना किसकी है? तो याद रखिए केदारनाथ अग्रवाल की है। ठीक है, बाघ रचना किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल सिंह की रचना कौन सी है? चांद का मुंह तेरा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, किसकी रचना है? यहाँ बताना है केदारनाथ की रचना कौन सी है। जमीन पक रही है, अकाल में सारस, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जमीन पक रही है और अकाल में सारस, ये दोनों ही रचना किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ें तो बताएंगे इसमें से कौन से कवि जो है तीसरे शतक के कवि नहीं है। तीसरे शतक के कवि कौन नहीं है वो बताना है आपको। तो याद रखिए यहाँ पे आपका कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं है। तो सभी शतक के ही कवि, लेकिन तीसरे शतक के कवि कौन नहीं है वो बताना है। तो याद रखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्मवीर भारती। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्मवीर भारती। ये जो है आपके दूसरे शतक के कवि है। ठीक है, दूसरे शतक के कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इसको मिलान करना है आपको। ठीक है, ये तो मैंने लिया है जस्ट, क्योंकि एक आपको डालना ज़रूरी था मिलान वाला। तो यहाँ पे देखिए, संशय की एक रात किसकी है, बस इसको आप मिला लीजिए इसी तरह। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नरेश मेहता की है। चांद का मुंह टेढ़ा है, अभी बताया है। गजानन माधन मुक्ति बोध। आत्महत्या के विरुद्ध कौन हो जाएंगे, रघुवीर सहाय। और संसद से सड़क तक किसकी रचना है, धूमिल की। बच गए अज्ञेय। अज्ञेय की रचना भी कोई बता दो आप जल्दी से। हरी घास पर क्षण भर, इनकी रचना है बहुत ही अच्छी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लेखक व्यंग्यकार हैं, मोहन राकेश, कन्हैया मिश्र, प्रभाकर, बेढब बनारसी, निम्न में से एक से अधिक, निम्न में से कोई नहीं। व्यंग्यकार बताना है आपको, बताएंगे कौन से हो जाएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेढब बनारसी जो है ये आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए फटाफट से करते हैं, 7 क्वेश्चन और है, बस फिर खत्म करेंगे। तो प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है, प्रतिबद्ध कविता बताइए। प्रतिबद्ध कविता श्याम परमाल, अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन होंगे। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, परमानंद श्रीवास्तव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति बताना है आपको। बौद्धिकता की प्रधानता, यथार्थवाद का अतिआग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा निम्न में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि ये सारे ही आपके सही है, सारी प्रवृत्तियां यहाँ पे सही है। बौद्धिकता का प्राधान्यता भी है इसमें, यथार्थवाद का अति आग्रह भी किया गया है, और कुंठा, निराशा और संदेह की अभिव्यक्ति भी नई कविता में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद किए जाते हैं। इस दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक श्रव्य काव्य का भेद नहीं है, बताना है आपको। श्रव्य काव्य का भेद नहीं। अब देखिए कुछ ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन होते हैं जो बड़े ही अटपटे होते हैं, पता नहीं कहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ मैंने भी थोड़ी कोशिश की है कि आपको कुछ ऐसे भी प्रश्न कराए जाएं जो थोड़े आपको अटपटे लग सकते हैं या नहीं भी लग सकते हैं, इतना भी ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं है ये। पर भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद है। कौन कौन से, तो एक होता है पद काव्य, एक होता है आपका गद्य काव्य, और एक होता है चंपू काव्य। ठीक है, महाकाव्य नहीं होता है। और यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा काव्य भेद नहीं है, तो कौन नहीं है, महाकाव्य नहीं है। तो 75 में राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। 1943, 1944, 1951, 1945 या फिर इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा वो है आपका 1944। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप एक बार में इसको ध्यान से रख लीजिए कि 1943 में क्या कहा गया है। 1943 में संघ की राजभाषा के बारे में बात किया गया है। ठीक है, संघ की राजभाषा। 1944 में क्या किया गया है, तो अभी हमने देखा क्या किया गया, संसदीय समिति का गठन किया गया है राजभाषा आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, विचार करने के लिए। और 1951 में क्या किया गया है, तो 1951 में हिंदी भाषा के विकास की बात की गई है। हिंदी भाषा के विकास की बात, हिंदी के विकास की बात की गई है। ठीक है, और 345 में क्या किया गया है, तो राज्यों की राजभाषा। 1943 में संघ की राजभाषा, 1945 में राज्य की राजभाषा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है। बाएं, यहाँ पे और गलत हो गया है। ठीक है, और इस प्रकार से होगा, लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है। रोमन, देवनागरी, फारसी, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से
कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, फटाफट से आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी। फारसी जो है वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, और अगर हम बात करें रोमन लिखी, देवनागरी, ये सब आपकी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िए, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कन्नड़, मलयालम, बंगाली, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बंगाली। बंगाली जो है वो आपका भारोपीय परिवार से आता है। ठीक है, भारोपीय परिवार से ये आता है। ठीक है, द्रविड़ परिवार से नहीं आता है। कन्नड़, मलयालम ये सब आपका द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। पूरा आपको भाषा परिवार भी मैंने करवाया हुआ है, पूरा भाषा विज्ञान करवाया है बहुत अच्छे से, तो जाके आप एक बार ज़रूर देखिएगा, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है? मागधी अपभ्रंश से कौन सा संबंध नहीं है? बिहारी, असमिया, मराठी, निम्न में से एक से अधिक, निम्न में से कोई नहीं। मागधी अपभ्रंश की बात की जा रही है, तो बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका मराठी हो जाएगा। ठीक है, मराठी नहीं है मागधी अपभ्रंश से। बिहारी, असमिया ये सब आपका मागधी अपभ्रंश के अंदर ही आता है, और मराठी आपका किससे आता है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से आता है ये। ठीक है, मराठी। अब फिर आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिम हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बस आते आते भी लड्डू खिलाया था, अब जा रहे तो कैसे मुंह कड़वा कर सकते, तो आपको फिर से लड्डू खिला रही हूँ और लड्डू क्वेश्चन लेके आई हूँ। आपका आज का अंतिम क्वेश्चन, सबको ही आंसर करेंगे, बहुत आसान है, मुझे पता है सभी आंसर कर दोगे इसका। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मगही, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। पश्चिम हिंदी बताएंगे, तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है, आप जान रहे हैं कि मगही जो है ये आपका बिहारी हिंदी के अंदर आता है, पश्चिमी हिंदी के अंदर नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो पूरा 80 क्वेश्चन आपने आज कर लिया है। ठीक है, और 80 क्वेश्चन में कितने मार्क्स आपके बने ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके बने। ठीक है, तो बिल्कुल ईमानदारी से आपको करना है, रोज़ प्रैक्टिस करना है, रोज़ समय निकालना है इसके लिए, और जुड़े रहना है। ठीक है, पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।